आज हम ऐसी शाखा का खाता बनाना सीखेंगे जो मुख्यालय से बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करती है तथा नगद एवं उधार विक्रय करती है। जब शाखा को बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है, तब भेजे गए माल एवं माल से संबंधित सभी प्रविष्टियों के लागत मूल्य एवं बीजक मूल्य के अंतर को शाखा खाते में समायोजित करना आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, हम शाखा खाता मुख्यालय की पुस्तकों में बना रहे हैं। मुख्यालय को यह जानकारी होती है कि शाखा को भेजे गए माल का बीजक मूल्य क्या है और लागत मूल्य क्या है। जब तक लागत मूल्य एवं बीजक मूल्य के अंतर को शाखा खाते में समायोजित नहीं किया जाता, तब तक शाखा द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ ज्ञात नहीं होता। इसलिए इस अंतर को शाखा खाते में लिखना जरूरी है। अब बीजक मूल्य की प्रविष्टि हमने शाखा खाते में कहां-कहां की है? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को हमेशा बीजक मूल्य पर दर्शाया जाता है। डेबिट साइड में गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस को हमेशा बीजक मूल्य पर लिखा जाता है। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में मुख्यालय को वापस किए गए माल को बीजक मूल्य पर लिखा जाता है तथा क्लोजिंग स्टॉक को भी बीजक मूल्य पर लिखा जाता है। इस प्रकार डेबिट साइड में 2 मदें और क्रेडिट साइड में 2 मदें जो बीजक मूल्य पर शाखा खाते में लिखी जाती है, इनके अंतर की राशि को हमें शाखा खाते में समायोजित करना होता है। ठीक है? ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, एक बार दोहराती हूँ। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस जो हम गुड्स सप्लाइड के नाम से लिखते हैं हमेशा, इसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर को ज्ञात करना है और शाखा खाते में लिखना है। उसी प्रकार गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और क्लोजिंग स्टॉक के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर को ज्ञात करना है और उसे शाखा खाते में हमें लिखना है। कहाँ लिखेंगे? जहां हमने ओरिजिनल प्रविष्टि की है उसके अपोजिट साइड। ओपनिंग स्टॉक को बीजक मूल्य पर हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए अंतर की राशि को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके लिए नया खाता खोलेंगे जो होगा स्टॉक रिजर्व। ये स्टॉक रिजर्व खाता केवल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर की राशि को समायोजित करने के लिए खोला जाता है। अर्थात हम ओपनिंग स्टॉक के बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर को भी स्टॉक रिजर्व में डालेंगे, जिसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक के लागत मूल्य और बीजक मूल्य के अंतर को भी स्टॉक रिजर्व में समायोजित करेंगे, जो शाखा खाते में डेबिट में दिखाएगा आएगा। आगे आगे वाली स्लाइड में ये चीज आपको फिर से एक बार बताई जाएगी। आते हैं डेबिट साइड में, हम मुख्यालय से प्राप्त माल को बीजक मूल्य पर लिखते हैं, इसलिए उसके लागत मूल्य और बीजक मूल्य के अंतर की राशि को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है? फिर मुख्यालय ने शाखा से माल जो वापस प्राप्त किया है, उसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य को हम शाखा खाते में डेबिट साइड में लिखेंगे। और शाखा के पास में जो वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक है, इसके बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है? समझ में आया? एक फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। डेबिट साइड में हम ओपनिंग स्टॉक और मुख्यालय से प्राप्त माल को बीजक मूल्य पर दिखाते हैं, इसलिए उसके विपरीत पक्ष में हमें अंतर की राशि को लिखना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, उसका विपरीत पक्ष हुआ क्रेडिट, और स्टॉक के लिए कौन सा खाता खोलना था? स्टॉक रिजर्व खाता खोलना था। तो हमने ओपनिंग स्टॉक के अंतर को क्रेडिट में बाय स्टॉक रिजर्व में डाला। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस के लिए हम हमेशा गुड्स सप्लाइड अकाउंट खोलते हैं, तो डेबिट का जो गुड्स सप्लाइड अकाउंट है
वो बीजक मूल्य के लिए होगा और क्रेडिट में हम जो गुड सप्लाइड अकाउंट लिखेंगे वह बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर के लिए होगा। ठीक उसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक को बीजक मूल्य पर क्रेडिट में लिखा है, उसके अंतर की राशि को डेबिट में हम स्टॉक रिजर्व में लिखेंगे और मुख्यालय को वापस किए गए माल को हमने क्रेडिट में लिखा है, इसलिए उसके अंतर की राशि को हम डेबिट में लिखेंगे। देखिए इसको खाते में किस प्रकार दिखाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक जो प्रोफार्मा में आपको आईपी माने इनवॉइस प्राइस पर दिखाया है। ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक गुड सप्लाइड जो मुख्यालय से प्राप्त माल है डेबिट में और क्रेडिट में गुड सप्लाइड जो वापस किया गया है और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक जो वर्ष के अंत का है। अंडरलाइन किए गए मदों पर ध्यान दीजिए। ओपनिंग स्टॉक को अंडरलाइन किया है, आगे इनवॉइस प्राइस लिखी है, गुड सप्लाइड अकाउंट को अंडरलाइन किया है, इनवॉइस प्राइस लिखी है, क्रेडिट में भी गुड सप्लाइड अकाउंट है अंडरलाइन किया हुआ, उसमें रिटर्न लिखा है मतलब वापस किया गया माल है और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक अंडरलाइन किया है, वो भी इनवॉइस प्राइस पर है। ये 4 मदे चूंकि हम इनवॉइस प्राइस पर दिखाते हैं, दिखाना अनिवार्य है, इसलिए इन्हीं के अंतर की राशि को हम शाखा खाते में समायोजित करेंगे। यदि लाल अक्षरों से चिन्हित मदों को एक बार आप ढाक कर देखें तो बचा हुआ प्रोफार्मा वही है जो हम एक खाता पद्धति के लिए ऐसी शाखाओं के लिए सीख चुके हैं जो मुख्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करती है और नगद और उधार बिक्री करती है। मेरे कहने का आशय यह है कि ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस, ओपनिंग डेटर्स, मुख्यालय से प्राप्त माल, मुख्यालय से प्राप्त नगद, व्ययों के लिए, खर्चों के लिए, कैश सेल्स, देनदारों से प्राप्त राशि, मुख्यालय को वापस किया गया माल और क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर्स, ये मदे वही है जो इसके पूर्व के शाखा खाते में भी हम लिख चुके हैं, प्रैक्टिस उसकी हम कर चुके हैं। नया क्या है? नया केवल अंतर की राशियों को समायोजित करना है। स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट खुलेगा। आपको प्रोफार्मा में स्टॉक रिजर्व अकाउंट दोनों जगह दिखाई दे रहा है, क्रेडिट में भी दिखाई दे रहा है और डेबिट में भी दिखाई दे रहा है। क्रेडिट का स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपनिंग स्टॉक के अंतर की राशि के लिए होता है और डेबिट का स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक के अंतर की राशि के लिए होता है। इस प्रकार गुड सप्लाइड अकाउंट भी हमको 4 बार दिख रहा है। 2 बार अंडरलाइन किया हुआ जिसके आगे आईपी यानी इनवॉइस प्राइस लिखी है। डेबिट का अंडरलाइन किया हुआ गुड सप्लाइड अकाउंट मुख्यालय से भेजे गए माल की राशि को दर्शा रहा है। क्रेडिट साइड में गुड सप्लाइड अकाउंट ब्रैकेट में रिटर्न लिखा है, मुख्यालय को वापस किए गए माल को इनवॉइस प्राइस पर प्रविष्टि को दर्शा रहा है। अब डेबिट में हमने मुख्यालय से प्राप्त माल को जो बीजक मूल्य पर लिखा है, उसके अंतर को क्रेडिट में जो लाल अक्षरों से चिन्हित गुड सप्लाइड अकाउंट है, उसमें लिखेंगे। मैं फिर एक बार दोहराती हूँ, मुख्यालय द्वारा प्राप्त माल जो डेबिट में हमने इनवॉइस प्राइस पर लिखा है, उसके अंतर की राशि को क्रेडिट में बाय गुड सप्लाइड अकाउंट जो लाल अक्षरों में चिन्हित है, उसमें लिखेंगे। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में जो गुड सप्लाइड अकाउंट रिटर्न का लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस पर, उसके अंतर की राशि को डेबिट में जो लाल अक्षरों से गुड सप्लाइड अकाउंट चिह्नित किया गया है, उसको लिखेंगे। इस प्रकार इन अंतर की राशियों को समायोजित करने के बाद में हम शाखा खाते का संतुलन करेंगे और शाखा द्वारा अर्जित लाभ अथवा हानि की स्थिति को ज्ञात करेंगे। इस प्रकार इस प्रोफार्मा को अच्छी तरह से समझने के बाद आप सवाल हल करेंगे तो आपके सवालों के उचित उत्तर निश्चित ही आएंगे। समझ में आया? ठीक है फिर। थैंक यू एंड गुड लक।